इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब, हमें साथ तशरीफ़ फरमा हैं अदनान आदिल साहब। और इस प्रोग्राम के हिस्से में हम पहले बात करेंगे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब के हवाले से, और उसके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे अखवत के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब साहब। जी हिना, प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब जो हैं वो गुज्जर खान में मुकीम हैं, एक बड़ी रूहानी शख्सियत हैं और पूरी दुनिया में उनके जो मुतक़िद लोग हैं वो फैले हुए हैं और लोग उनसे अपने रूहानी और नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए रब्ता करते हैं। हम हारून साहब का उनसे गहरा ताल्लुक़ है और देरीना ताल्लुक़ है, बहुत उनके करीब रहे हैं। हम हारून साहब से पूछते हैं कि हारून साहब, आपने उन्हें कैसे दरियाफ़्त किया, आपकी उनकी मुलाकात? मैंने आपको कल बताया था कि मैं उनसे मिलता रहा। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि भाई आपको बाज़ औक़ात डिप्रेशन होता है। फिर उन्होंने मुझे उसकी दुआ बताई जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाकायदगी से पढ़ता हूँ, और उसके बड़े हैरत अंगेज़ असरात मुरतब हुए। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैंने उनसे पूछा कि क्या मसाइल हल हो जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, मसाइल हल करने की ताब पैदा, हिम्मत पैदा हो जाएगी, नहीं आप कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। सूफिया को लोग समझते नहीं हैं, और लोग जो हैं वो दरबारों पे मलंगों को देखते हैं और दूसरे लोगों को देखते हैं और उससे तसव्वुफ़ के बारे में राय कायम करते हैं। तसव्वुफ़ शरीयत से अलग कोई चीज़ नहीं है, बल्कि प्रोफेसर साहब उसे बयान करते हैं इस तरह कि तसव्वुफ़ शरीयत की नीयत है। यानी उसमें जब अखलास के दर्जे में आदमी पहुँचता है, ज़्यादा कमिटेड होता है, तो उसे हम दरवेश या सूफ़ी कहते हैं। तो वो उसके बारे में वो हमेशा कौल दोहराते हैं जनाब अली बिन उस्मान हजवेरी का कि जो तसव्वुफ़ पाबंद शरीयत नहीं है वो ज़िंदीक़ तो पैदा कर सकता है, सिद्दीक़ पैदा नहीं कर सकता। वो वाक़या ये हुआ, यानी मैं तो उनका कायल तो उनके इल्म का हो ही चुका था कि एक साहब मेरे पास आए और इत्तफाक से वो 2 दिन में उन्हें नहीं मिल सका। वो सुबह आते थे और मैं चला जाता था 10-11 बजे घर से तैयार होकर। तो तीसरे दिन मेरे बेटे ने कहा कि एक आदमी आया है बहुत दूर से, दिबालपुर से, और वो बेचारा आता है और चला जाता है, आप घर पे होते नहीं हैं तो रुक जाए ज़रा। तो मैं रुक गया। तो वो बहुत ही अलमनाक वाक़या था, इतना अलमनाक था कि मुझे अब भी झिझक होती है बयान करने को। यानी एक साहब ने अपनी यानी शरीक हयात को कत्ल कर दिया और उसके बेटे ने ख़ुदकुशी कर ली, और ये बच रहने वाला वाहिद आदमी था। तो इतने में प्रोफेसर साहब से मेरा इतना ताल्लुक़ तो हो चुका था कि मैंने टेलीफोन करता था तो सुनते थे। अब तो उनके लिए नामुमकिन है, इसलिए कि एक दिन में 500 से 700 लोग फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं सुनते। यानी जिन्हें वो ज़ाती तौर पे जानते हैं उन्हें रिंग बैक कर लेते हैं अगर ज़रूरत हो। जी, मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि एक साहब आए हैं और ये उनका नाम है और मैं उन्हें आपके पास भेज रहा हूँ, मेहरबानी करके उनकी बात सुने, ये बड़े परेशान हैं। तो उन्होंने कहा ये आदमी 3 दिन से सोया नहीं है और इसको डॉक्टर के पास मत ले जाना, इसका नर्वस सिस्टम तबाह हो चुका है, और इसको नींद की कोई गोली दे दो, और दुआ तो आपको पता ही है इसको क्या बतानी है, हमें बता चुके थे। और फिर भी उन्होंने ताकीदन मुझे कहा कि ये दुआ इसे बताएं, और मैं इस वक्त शहर से बाहर जा रहा हूँ तो मैं इस वक्त नहीं मिल सकता। तो मैं बिल्कुल हैरत ज़दा रह गया। मैंने कहा हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता है कि ये आदमी 3 दिन से सोया नहीं है? और ये मैंने उनसे कहा क्या मैं इसको कुछ पैसे दे दूँ? उधर फासले पे खड़ा हुआ था, वो सुन नहीं रहा था। उन्होंने कहा ये एक आसूदा हाल आदमी है। मैंने कहा आपको कैसे पता है इन सब चीज़ों का, क्या इसने आपको कोई ख़त लिखा है? और उन्होंने कहा ये मैं आपको बताऊँगा, आप मिलिएगा तो मैं आपको बताऊँगा मुझे कैसे पता चलता है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर हसनैन साहब हमारे दोस्त हैं, अब दुबई में प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं उनके पास ले गया तो डॉक्टर ने यही फ़िक्रा कहा कि इसका नर्वस सिस्टम तबाह हो चुका है, और उसने दवाएं लिखनी शुरू की। मैंने कहा डॉक्टर ठहर जाओ, अब अपना बेतकल्लफ दोस्त रुक जाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं गया और मैंने नींद की एक हल्की सी दुआ जो मुझे मालूम ही थी उसको दी और कहा कि ये दुआएं पाबंदी से पढ़नी है। और 3 दिन के बाद मेरे पास आओ। वो तो दुआ उसने पढ़नी शुरू की, तो वो वैसे आदी था ख्वाजा यानी गन शकर के मज़ार के साथ जो मस्जिद है वहाँ बैठ कर तलावत करता रहता था, तो उसकी वजह से वो बचा भी इसीलिए। और जो मैं सब उसकी तहकीक शुरू की। मैंने कहा तुम्हारे ज़रिए आमदन क्या? उसने कहा 1 मुरब्बा ज़रख़ ज़मीन है, बड़ी अच्छी। तो मैं तो फ़ौरन पहुँचा उनके पास कि जी ये क्या प्रोफेसर साहब के पास, भाई ये क्या कैसा है? तो वो फिर मैं पूरी दास्तान तो बाद में आपको सुनाऊँगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं।
नाम से और चीज़ों से और वगैरह। असल में तो वो कश्फ ही था, मगर उसका एक तरीक़ेकार है। सूफी, हर सूफी दूसरे से अलग होता है जी। उस दिन के बाद ये मैंने इरादा किया कि मैं मुस्तकिल इनसे मिलता रहूँगा। चुनांचे मुद्दतों में हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर उनके पास जाता था और 2-3 घंटे बैठता था। और मैंने डिस्कवर किया कि भाई ये तो गैर मामूली इल्म है। गैर मामूली इस लिहाज से कि वो जदीद व कदीम का एक हैरत अंगेज़ इम्तजाज है। यानी एक तरफ तो वो सुबह उठ के देर तक कुरान करीम पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार, और एक तरफ ये है कि आप उन पर मेडिकल साइंस पे अगर बात करें, एंथ्रोपोलॉजी पे बात करें, कॉस्मोलॉजी पे बात करें, जो भी जदीद सियासत है, दुनिया के हालात हैं, तो आप हैरत ज़्यादा रह जाएंगे कि उनकी मालूमात किसी भी बहुत पढ़े लिखे आदमी से ज़्यादा होती है। अच्छा, वो खैर फिर उनसे ताल्लुक़ गहरा होता गया और ये फिर तो वो इस कदर मखलूक खुदा का उनसे रुजू हुआ कि उनकी बातें बहुत ही हैरत अंगेज़ हैं। मसलन वो सिर्फ 3 घंटे सोते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं और सारा दिन लोगों से मिलते हैं। और सुबह 9 बजे से लेके, अब तो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, सुबह 9 बजे से वो अपने कमरे से निकलते हैं। इस दौरान जो उन्हें पढ़ना लिखना होता है, तलावत करनी होती है, जो चीज़ें करनी होती हैं, तो 3-6 घंटे वो ये अपने लिए उन्होंने रख छोड़े हैं इबादत। सुबह 3 बजे से 9 बजे तलावत, हदीस वगैरह, गौर व फिक्र जो भी करना। और उस वक्त अगर आप उनसे मिलें तो निगाह खीरा होने लगती है। आप उनसे सवाल, ऐसी तबीयत में रोशनी और वो होती है। तो वो फिर यानी रफ्ता रफ्ता वो असरार खुलते गए। तो इसीलिए तो मैंने इतने वसूख से जनरल ज्ञानी से कहा था कि आप उनसे मिल लें। जनरल ज्ञानी रिकॉर्ड रखते थे जो गुफ्तगू उनसे होती थी ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि ज़ाहिर है वो उनसे अस्करी अमूर पे मशवरा करते थे। अब एक जहां दीदा जर्नल, एक थिंकिंग जर्नल और एक मतलब ऐसा आदमी जिसका इस कूचे से कोई वास्ता नहीं है, उसका वाक़या भी आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा 92% अंदाजे तो लाजमन दुरुस्त होते हैं। अब ये इस सियासत की और अस्करी अमूर की बात हो रही है, ज़ाहिर है इसी पे उनसे मशवरा करते थे। वो उनसे रूहानियात पे तो बात नहीं करते थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि सवाद का ऑपरेशन हो चुका था, जिसके लिए प्रोफेसर साहब ने उनको आमादा करने में उनका अमल दखल था। वैसे तो अल्लाह ने हालात ऐसे पैदा कर दिए जो साजगार थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि वज़ीरिस्तान के बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा 4 बातें। प्रोफेसर साहब आप मिले हैं उनसे एक दफ़ा, आपने देखा होगा वो तामुल नहीं करते, वो आपको सवाल करें और वो ताजील भी नहीं करते कि वो बहुत जल्द सवाल करें। उन्होंने कहा 4 चीज़ें, हाइट्स पे कब्जा कर लें, दर्रे बंद कर दें, खाने का अच्छा बंदोबस्त करें और लिबास बेहतर मुहैया करें। वज़ीरिस्तान विल बी ईजियर देन स्वात। अंग्रेज़ी के चूँकि प्रोफेसर हैं तो वो अंग्रेज़ी में बाज़ औक़ात ज़ाहिर ख्याल है। तो जन कहने तो हैरत ज़दर रह गए। उन्होंने कहा कि ये हमारा तो ये मैदान है, यानी मैंने अल्फाज मुझे याद नहीं है, आप कैसे जानते हैं? उन्होंने कहा ये दर्रे बंद करने और हाइट्स पे कब्जा करने का की बात तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने तो उसके बाबरी में लिखी। अब जनरल साहब ने भी पढ़ी मैंने भी थी, मगर आप रिटेंशन देखें, यानी एक आदमी का ऐसा हाफजा और ऐसा इर्तकाज है। और बाकी कॉमन सेंस की बात है, ज़ाहिर है सर्दी है तो लिबास है जाए। तो जनरल ज्ञानी ने कहा मैंने उनके लिए उस लिबास का बंदोबस्त किया है जो सियाचिन में पहनाया जाता है, और खाने का भी बंदोबस्त अच्छा करेंगे। यूनाइटेड द गोल वाज अचीव्ड, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए होता क्या है, 9:30 बजे लोग आना शुरू होते हैं। अब तो खैर उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, अब वो दोपहर में वक्त देते हैं बाज़ औक़ात लोगों को। 9 बजे एक आदमी है, वो कहता है कि जी वो ख़राबी हो गई है, मेरी बच्ची की शादी हुई थी, एक बहुत टॉप साइंटिस्ट मेरे पास एक दफ़ा आया, मुल्क के 2-3 मुमताज़ साइंसदानों में से एक, शादी हुई थी, वो ख़राब हो गया मसला। तो बड़े तहम्मुल से पूछते हैं बच्ची का नाम क्या है, उस लड़के का नाम क्या था, उस लड़के की माँ का नाम क्या था, उसके बाप का नाम क्या, और उसके बाद वो उसका हल तजवीज़ करते हैं और ये बताते हैं कि पेचीदगी कहाँ है। यानी बच्ची के जो ख़ातून हैं उसके मिजाज में क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या है, ये है। और हम देखते हैं कि जो लोग उनकी बात तवज्जो से सुनते हैं और वो एतदाल का बहुत मशवरा देते हैं, तहम्मुल का, एतदाल का।
और दुआएं जो कुरान करीम की दुआएं हैं और रसूलुल्लाह की, इसके सिवा वो कोई दुआ नहीं बताते, यानी या वो कुरान करीम में होनी चाहिए या जी। और फिर बाज़ औक़ात तो ऐसे वाक़यात होते हैं कि आदमी की अक्ल ही दंग रह जाती है। मतलब मेरा छोटा भाई बीमार हो गया और दुनिया के सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसके रेड सेल ख़त्म हो रहे थे, टी सेल ख़त्म हो रहे थे। आगा खान हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, शौकत खान वालों ने कहा कुछ नहीं हो सकता। एक टॉप होम्योपैथिक डॉक्टर था, उसने कहा मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क में कब रहने वाला था, वहीं से आया हुआ था। न्यूयॉर्क के डॉक्टरों ने कहा हम तो हैरत ज़दा हैं कि आप जिंदा कैसे हैं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि फलां डॉक्टर को बुलाया जाए। वो इत्तेफाक से लंदन से आए हुए थे, मॉडर्न मेडिसिन के बहुत बड़े वो हैं, डॉक्टर जलील साहब हैं। बुलाया जाए, डॉक्टर जलील साहब को तलब किया गया। ओ मेरे भाई को उन्होंने बुलाया और उससे गुफ्तगू करते रहे। सडनली ही सेड इट इज़ साइकोलॉजिकल डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने उस बात में सर हिलाया। उन्होंने एक सिम्टम पकड़ा, उन्होंने कहा फलां चीज़ से मुझे बू आती है जिससे नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा इट इज़ साइकोलॉजिकल डॉक्टर साहब। तो उन्होंने कहा यस। अब उन्होंने एक दुआ बताई जो मैंने नहीं सुनी, मैं ज़रा डिस्टेंस पे था, मैं सुन नहीं सका। अब वो न्यूयॉर्क गया, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता, हम तो दवा भी नहीं दे सकते, आपका जिस्म तो दवाई नहीं सह सकता। मगर वो दुआ पढ़ता रहा और ड्रिप वगैरह लगाते रहे। तो एक दिन दोपहर को 1 बजे जब वहाँ फजर का वक्त था, सुबह, उसका फ़ोन आया और वो पूरी कड़ाकेदार आवाज़ में बोल रहा था। उसने कहा मैं ठीक हो गया हूँ। अच्छा, हाउ इट हैपेंड? वाह। भाई अभी तो बिस्तर पे पड़े थे 2 महीने, तो ठीक कैसे हो गया? तो उसने कहा कि मुझे तेज़ भूख लगी है और मैं फ्रिज में जितना खाना था सब खा चुका। घर वाले तो अभी सोए हुए थे, यानी फजर की अजान नहीं हुई थी। मैंने कहा ओ खुदा के बंदे एहतियात करो। उसने कहा आलू भी उबाल के खा गया हूँ, यानी जो आदमी खा ही नहीं सकता था कुछ। जी। तो मैं प्रोफेसर को, अच्छा, इस असना में जब भी मैं प्रोफेसर से मिला तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो यकीन नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ठीक हो जाओ। और वो इस इत्मीनान से कहते थे जैसे कोई आदमी किसी चीज़ को देख रहा है, मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ। मैंने एक दिन उनसे रंजीदगी से कहा कि आप मुझे तिफल तसल्ली देते हैं। खिलाफ मामूल वो 3 मंजिलों की सीढ़ियाँ उतर कर मुझे खुदा हाफिज़ कहने के लिए आए और मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा आई गारंटी यू। मैंने कहा एक आदमी गारंटी कैसे कर सकता है? उन्होंने कहा कभी ऐसा भी करना पड़ता है। हाँ जी। तो फिर जब वो ठीक हो गया, मैं उनके पास गया। मैंने कहा वो क्या था? उन्होंने कहा वो एक दुआ थी जो बुज़ुर्गों से हमें पहुंची है सही ज़राए से। वो दुआ है अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़। मैंने कहा इसका तो कोई ताल्लुक़ सेहत से नहीं है। तो वो मुस्कुराया और उन्होंने कहा दिस इज़ द क्रिएटिव गॉड। कायनात खुदा के नूर से पैदा हुई एक ज़र्रे से। तो ये तो एक वाक़या है, ऐसे सैकड़ों वाक़यात पेश है। आपकी बातों से लगता है कि दुआ की बहुत पे उनका एम्फेसिस है। दुआ और यकीन के साथ दुआ और फिर उसकी एहतियातें। मतलब एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा, वो बड़े दिलचस्प आदमी हैं, वो कभी आप उनके पास उनके साथ आप 1 हफ्ता रहें, आप कभी बोरियत का शिकार नहीं हो सके। कि प्रोफेसर साहब आपके मरीज़ों में कोई ऐसे लोग भी हैं जो रिस्क हलाल का ख्याल न रखते हों? तो मुस्कराया और उन्होंने कहा हाँ, मैं उन्हें दुआ बताता हूँ, फिर वो भूखे मरते हैं, फिर उन्हें समझ आती है। भाई अब एक हमें ब्रेकिंग के लिए कहा जा रहा है। अब मैं ख़त्म करता हूँ। तो फिर उन्होंने हंसते हुए कहा हारून साहब मैं बड़ा चालाक पीर हूँ। अच्छा। ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में अखवत के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब ने, जो कि आप मुझे लगता है कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि अखवत फाउंडेशन के बारे में नहीं जानता, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये एक फलाही तंजीम है, लोगों को बिलासूद कर्जे देते हैं। इसके अलावा अगर तालीम के शोबे की बात की जाए, सेहत की बात की जाए, तो इनकी बहुत सारी खिदमात हैं। नोबेल प्राइज़ के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया था। इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में डॉक्टर साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब ये अपना मौजू इतना वसी है, टाइम कम है, कैसे ये शुरू किया? फिर हम तफसील में जाएंगे कौन कौन से शोबे हैं अखवत के और क्या क्या काम कर रहे हैं। देखें जी, बुनियादी तौर पर तो ये एक
फ़र्द जो है उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, हमें इस पर गौर करना चाहिए। और हम करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया, उसको बहुत सी नेमतें दी, और फिर एक दिन आएगा जब उन नेमतों के बारे में सवाल जवाब होगा। बेशक। तो इसी से ये एहसास पैदा होता है कि अगर मुझे ज़्यादा नेमतें मिल गई तो वो मेरा इम्तिहान है, तो मुझे खल्क़ खुदा को भी उसमें शामिल करना चाहिए। तो ये नेकी की जो तमन्ना है हर शख्स में है। तो ऐसे ही हमने भी कहा कि हमें भी कोई काम करना चाहिए। तो मैं नौकरी करता था, मुलाजमत करता था, लेकिन उसके ओवर एंड अबव हमने कहा कोई ऐसा काम करें जो तोशा आखिरत। सिविल सर्विस में थे डॉक्टर साहब? जी, मैं सिविल सर्विस में था। तो बस वहाँ से फिर हमने कहा कि एक काम ये भी हो सकता है कि लोगों को भीख ना दी जाए और उनको इज़्ज़त नफ्स उनकी बरकरार रखते हुए कर्ज दिया जाए, कर्ज हसन, जैसे मैं अपने भाई को या दोस्त को देता हूँ, सूद के बगैर दिया जाए। और फिर उससे वो काम करे, मेहनत करे, रेडी लगाए, दुकान बनाए, कोई औरतें ट्यूशन सेंटर बनाएं, ब्यूटी पार्लर बनाएं, मतलब छोटे छोटे जो काम हैं, 50,000 लाख रुपए, और फिर वो वापस करें और बगैर सूद के वापस करें जी। और फिर जब वो रकम वापस आए तो वो फिर किसी और को मिल जाए। तो ये एक हिकमत अमली तरतीब पाई कि छोटे कर्ज़ों को बगैर सूद के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खल्क़ खुदा को दिया जाए ताकि फाइनेंशियल एक्सेस हो। बड़ा आदमी तो बैंक से कर्जा ले सकता है, बिल्कुल। गरीब आदमी को तो बैंक, उसके पास कोलेटरल नहीं है। तो ये हिकमत अमली थी। और इसके पीछे वो, जैसे मैंने आपको बताया कि नेकी की ख्वाहिश थी, लेकिन वो नेकी ख्वाहिश जन्म कहाँ से लेती है, ये सबसे अहम बात है कि वो एक फ़लसफ़ा है जिसकी वजह से ये सारा काम आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे पहुंचा। उसका नाम मुवाख़ात है। आपने ये तसव्वुर कहाँ से लिया? मुवाख़ात से जो मदीना मुनव्वरा में हुआ था? जी बिल्कुल, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है ये सारा जो तसव्वुर, कि उन्होंने कहा कि जब मक्का से कुछ लोग हिजरत करके मदीना पहुँचे तो वो बड़े इज़्ज़त नफ्स वाले, कारोबारी घरानों वाले, कुछ अहले सरवत भी थे और कुछ गरीब भी थे माली तौर पर, लेकिन वो हाथ नहीं फैलाते थे। तो वो उनको एक ही काम आता था, तजारत। तो वहाँ पर फिर आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक मदीना का शहरी एक इस महाजर को घर ले जाए, और इस रिश्ते को मुवाख़ात कहा गया जिसका मानी है भाईचारा, और इसकी बुनियाद ईसार और कुर्बानी है। तो उससे फैज़ पाते हुए हमने कहा कि ये तसव्वुर जो है ये उस वक्त के लिए नहीं था, हर आने वाले दौर के लिए था। तो फिर हमने कहा कि पाकिस्तान में 50% हैव्स हैं, यानी जिनके पास बहुत कुछ है। 50%, ये मैं अंदाज़न कह रहा हूँ, 50% हैव नॉट्स हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों तबके मेटाफर हैं, एक इस्तारा हैं अंसार के और महाजरीन के जी। तो आज भी अगर ये हैव्स और हैव नॉट्स आपस में वही मुवाख़ात का रिश्ता बना लें, एक आदमी का हाथ पकड़ ले, तो उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। और यूँ ये एक ऐसा मुआशरा तामीर होगा जिसमें ईसार और कुर्बानी होगी। और चूँकि ये पैगाम दुनिया की सबसे अजीम हस्ती का है, तो उस हवाले से इसमें बरकत आएगी जी। तो हमें भी एक भूली बिसरी सुन्नत पर अमल करने का शर्फ हासिल होगा। तो ये तसव्वुर था और ये नेकी की जुस्तजू थी, और ये उसके लिए हिकमत अमली बिला सूद दी गई। तो चंद हज़ार से काम शुरू हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये से, 10,000 रुपये से। और आज अब तक आपके कितने बेनिफिशरीज? एक आज तक सर हमारे अभी तक हम कोई 52 लाख कर्जे दे चुके हैं। 52 लाख। डॉक्टर साहब, जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो नेकनामी तो तब भी अदारे की थी, इतनी ही, तो ये एक छोटा सा, निस्बतन छोटा जी जी था। बहुत। अब आप इसके कौन कौन से शोबे हैं आपके? हेल्थ सर्विसेज हैं, लोगों को लिबास मुहैया आपने किया, आपने सैलाब में काम किया, मकान बना के दिए, गैर सूदी कर्जे दिए, 300 स्कूल कितने हैं, कॉलेज कितने हैं, यूनिवर्सिटी, ज़रा सारी तफसील। देखिए, बुनियादी तसव्वुर तो वही मुवाख़ात का है। अब उस तसव्वुर की फिर मैनिफेस्टेशंस हैं कि कहाँ कहाँ पर वो किस किस तरीके से कौन कौन सी हिकमत अमली के तहत मुवाख़ात के जज्बे का इजहार हो सकता है। तो पहला कर्ज़ हसन, दूसरा फिर हमने कहा कि तालीम हमने कहा कि किसी भी कौम की अल्टीमेट जो उसकी अजमत का राज तो आला तालीम में है। तालीम है, बेशक। तो तालीम में भी हमने कर्ज़ हसन को ही शामिल किया। हमने कहा कि बच्चों को हम ये कहेंगे, अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत है, फीस देने की सकत नहीं है, तो 10 साल बाद फीस दे देना। आज पढ़ लो, फीस ज़रूरी नहीं आज ही दो,
ये हमारी मवाख़ात है, इस मुआशरे की मवाख़ात है। तुम 10 साल बाद फीस लौटा देना, फिर एक और बच्चा पढ़ जाएगा। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे या जी अभी हम स्कूल भी हैं, कॉलेज कुछ स्कूल हैं, कुछ कॉलेजेस हैं, बट अभी हमें पिछले दिनों 300 स्कूल हैं। जी 300 पिछले दिनों हमने यूनिवर्सिटी के चार्टर के लिए भी अप्लाई कर दिया। ज़बरदस्त। फ़िलहाल हम पंजाब यूनिवर्सिटी और फातिमा जना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से एफिलिएटेड हैं। कि उनके बच्चों को आप उनके बच्चे नहीं, बच्चे तो मुआशरे से आते हैं, वो एक एफिलिएशन होती है ना। बच्चे पढ़ तो रहे हैं। गिलगित यूनिवर्सिटी से बल्तिस्तान से affiliated हैं आप लेके लोग। कराची तक। नहीं, मेरा मतलब है जो वहाँ पढ़ रहे हैं नहीं। उनको आप कर्ज उनके नहीं, हमारे अपने कैंपसेस हैं, लोग अपने आप लोगों के कॉलेजेस पास आते हैं। हैं, लेकिन डिग्री के लिए आप डिग्री अवार्डिंग स्टेटस तब मिलता है जब आप यूनिवर्सिटी बनते हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त तक, जब तक कि हम यूनिवर्सिटी नहीं बने, हमें किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होना पड़ता है। तो वो हमारा अपनी कैंपस, अपनी सहूलत, अपने हॉस्टल्स, अपने बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के असूलों के ताबे। तो वो अब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सीख रहे थे और अब हम इस मुकाम पे हैं कि एक चार्टर के लिए इंडिपेंडेंट अप्लाई यूनिवर्सिटी के लिए हमने अप्लाई कर दिया है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो मिल जाएगा। कहाँ होगी आपकी यूनिवर्सिटी? ये हमारे है, कैंपसेस होगी। जो है ना, कसूर में है, चकवाल में है, एक फैसलाबाद में है, एक कराची में है। दरअसल इस सवाल से ये तासर ना मिले कि ये उस इलाके के लिए बच्चों के लिए है। हमारा हर अदारा रेजिडेंशल या अकामती अदारा है और उसमें चारों सूबों के बच्चे 15% की शरह से, फिर गिलगित बल्तिस्तान, AJK, कबायली इलाका जात, तो ये तमाम डॉक्टर के साहब, तमाम। सॉरी आपको कट करी, यूनिवर्सिटी के साथ क्या हॉस्टल्स का भी सिस्टम है जिस तरह से जी मैं आपने वही कहा? अर्ज किया ना कि जी। रेजिडेंशियल है, सब बच्चों को लाजमन हॉस्टल में रहना पड़ेगा। ओके। क्योंकि हम ये समझते हैं कि सिर्फ इल्म देना या क्लासरूम में जाना काफ़ी नहीं है। बच्चे की ज़हनी और फिक्री तरबियत के लिए उसको उस पूरे माहौल में रहना चाहिए जिसमें उसको अखलाकियात की तरबियत दी जाए, उसको स्पोर्ट्स की तरबियत दी जाए, बिल्कुल। उसके फ़ारग औकात मुस्बत अंदाज में सरफ हों। तो ये एक इकोसिस्टम जब तक हम नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक उस बच्चे को उस मवाक़ात के तसव्वुर से आशना नहीं किया जा सकता, वो अखलाकी इक़दार नहीं दी जा सकती जिनसे, मुझे कहने दीजिए, कि हम महरूम होते चले जा रहे हैं। तो ये एक निज़ाम इसलिए कि तालीम भी हो, तरबियत भी हो, और फिर ये कि उनको मुस्तक़बिल के लिए मवाक़ात का सिपाही बनाकर एजेंट्स ऑफ चेंज के तौर पर मुआशरे में भेजा जाए। डॉक्टर साहब, ये स्कूलों में और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी जो अपना हमारे जिसके मुकम्मल हो चुकी है, और एक नया आपने कॉलेज बना, कॉलेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जी, वो हॉस्पिटैलिटी का और IT का एक बहुत तलबा बड़ा की कुल इनिशिएटिव। तादाद कितने बनती है? ये इस वक्त तो हमारे तकरीबन, अगर सारे कैंपसेस बुला लें तो 2-2.5 हज़ार के करीब स्कूलों होगी। के? अगर स्कूल शामिल कर लें हम, 300 स्कूल भी पंजाब हुकूमत ने वो हमें आउटसोर्स किए हुए हैं ओके। फॉर गुड गवर्नेंस। तो वो तकरीबन 50,000 बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। जबरदस्त। तो वो स्कूल जो हैं वो दूर दराज देहाती इलाकों में हैं। तो वहाँ पर उन स्कूलों में आम तौर पर जब हमने लिए, उस वक्त उनकी बच्चों की तादाद कुछ 6-7 हज़ार थी, अब वो 50,000 हो गई है। टीचर एब्सेंटीज़म थी, बच्चे स्कूल नहीं आते थे, वक्त पे तालीम नहीं होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो हमने वो निचली सतह पर, प्राइमरी लेवल पर तालीम के लिए भी कंट्रीब्यूट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी की सतह पर आला तालीम के लिए टू क्रिएट अ क्रिटिकल मास। देखिए, मुआशरे में 20 करोड़ लोगों को आप नहीं बदल सकते, 10-20 लाख लोगों को बदल दें तो वो फिर उनके अंदर ये इस्तेदाद होती है कि वो एक ऐसा सिस्टम बना दें कि हर शख्स को उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, हर शख्स आगे बढ़े। बेशक। तो ये हमारा ओवरऑल विजन है। एक आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था लिबास मुहैया करने का, कितने घरानों को लिबास? जी, अभी तक हम तकरीबन को 35 लाख खानदानों को, पूरे खानदानों को 35 लाख अफराद को नहीं। कपड़े दे चुके हैं। देखिए, आपने कितने खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं। जी। हो सकता है महीने बाद आपको ये दिल को ना भाएं, जी। मौसम बदल जाए, फैशन बदल जाए, तो आप अपने भाई को दे देंगी, बहन को दे देंगी, किसी अजीज को दे देंगी। बेशक। तो हम यही कहते हैं लोगों से कि जो आपके पुराने कपड़े हैं वो किसी के नए कपड़े हैं, किसी गरीब को दे दी जाए। तो इस तरीके से मगर हमने, इस हालत में हो कि वो तोहफे में जैसे आप, मैंने दिए जा आपको सकते मिसाल इसलिए आपकी दी कि आप अपनी बहन को देंगी
तो वो ज़ाहिर फटे हुए तो नहीं हाँ देगी जी। ना, अच्छी हालत में देगी। तो हम बिल्कुल। कहते हैं ये मवाख़ात यही है ना हाँ जी। कि वो शख्स आपका भाई है या बहन है तो आप तोहफे के तौर पर ही देंगे छोटे तो भाई सही को। हालत में ही देंगे। सही है। तो हमने 35 लाख से ज़्यादा कपड़े इकट्ठे किए पाकिस्तान से, और फिर 20 नहीं सैकड़ों शहरों में लोगों को जिनके पास पाँव का एक जूता भी नहीं है, जिनके पास एक जोड़े में सर्दियां भी बीतती हैं और गर्मियां भी गर्मियां भी बीतती बीतती हैं। हैं। तो मेरी वार्डरोब में हम देखें या किसी और को मैं कहूँ 10, 20, 30, 40 शर्टें होंगी, पैंट्स होंगे, ट्राउज़र्स होंगे, और वो मैं समझता हूँ कि 1 साल अगर आप एक कपड़ा इस्तेमाल ना करें, यानी चारों मौसम गुजर जाएं और आप उसको ना पहने, तो इसका मतलब यह है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं। तो वो आप हमें दे दें। उसका जो निज़ाम आपने बनाया मैंने देखा था, तो वो किन लोगों को आपने एंगेज किया और वो पूरा? ये देखिए हमारा जो माइक्रो फाइनेंस का जो प्रोग्राम है ना, वो उसमें 850 दफातर हैं और 400-500 शहरों में हैं। तो ये 400-500 शहरों में पूरे पाकिस्तान में, तो वो ये कपड़े हम इकट्ठे करते हैं बड़े बड़े शहरों से और फिर उन अपने दफातर में पहुंचा देते हैं। ठीक है। वो फिर नहीं, वो जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी सौंपी में, मैं वहाँ गया था दफ्तर में। जी वो हमारे लोन ऑफिसर्स हैं ना जी, जो हमारे माइक्रो फाइनेंस वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं। जी वही ना, वो वर्कर जो हैं वो खास तरह के वर्कर हैं ना, वो मैं हाँ वो वहाँ वो ख्वाजा सराओं की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जी। वो दरअसल हमने अपने जहाँ पर हम कपड़े इकट्ठे करते हैं वहाँ पर हमने बाज़ का कपड़ों की स्टिचिंग करनी पड़ती है, किसी का बटन लगाना पड़ता है, फिर उनको पैक करना पड़ता है। तो हमने वो ख्वाजा सराओं को तरबियत दे के उनको एम्प्लॉयमेंट दी। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। जी वो मतलब है, और आप देखें वो इतने जैसे इतने खुश हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा जी कि आप क्या महसूस करते हैं, उन्होंने कहा जिंदगी में पहली बार इज्जत नफ्स और वकार के माहौल में हम काम कर रहे हैं। अरे वाह। और फिर वो देखिए उनकी वर्क एथिक्स, उनकी प्रोफेशनलिज्म, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर 8 बजे आना है तो 8:01 पे आए। अच्छा। और काम के दौरान मुकम्मल यकसुई के साथ। तो ये इससे ये हमें पता चला कि मुआशरे के जितने महरूम तबके हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो उतने ही ज़िम्मेदार साबित होते हैं। आप देखें ना 200 अरब रुपए गरीब लोगों को गए, वापसी की शरह आपको हैरान करेगी, 99.9% कर्जे वापस मिल जाए, कर्जे वापस मिलते हैं। फिर ख्वाजा सराओं की मैंने आपसे बात की, फिर हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, सर्विस है, मैं आपके अपने एम्प्लॉइज़ की बात, मामूली तनख्वाह पे मैट्रिक पास, FA पास, लेकिन इस पूरे निज़ाम को इतनी दयानत से वो चला रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट चला रहे हैं। फिर इसी तरीके से जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, बेपनाह हमारे वॉलंटियर्स हैं, तो ये सारा निज़ाम दरअसल मवाख़ात के उस तसव्वुर की फतह है। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो निचली सतह तक पहुंचा, वो एम्प्लॉय के दिल और जहन पे भी नक्श हो गया, वो बोरोवर के दिल और जहन पे भी नक्श हो गया, वो डोनर के दिल और जहन पे भी नक्श हो गया। तो देखिए मुआशरों में तब्दीली या इनकलाब किसी तसव्वुर से आता है, किसी फलसफा से आता है। इस पर हम तफसील से भी बात करेंगे। अभी हम लेंगे डॉक्टर साहब एक ब्रेक का, हमें कहा जा रहा है ब्रेक लेते हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ये तो आपने बयान किया, मगर कुछ और शोबों में भी आप काम कर रहे हैं, IT में हॉस्पिटलिटी कॉलेज भी बनाया है बहुत बड़ी खतीर रकम से, तो उसके बारे में कोई तफसील बताइए। जी उसके हवाले से ये है कि इस वक्त दुनिया में 2 ऐसे शोबे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट। एक है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, यानी होटल्स की, जी, रेस्टोरेंट्स की, खाना पीना, सैर व सियाहत, और दूसरा है IT। हमारे मुल्क में इस वक्त इन 2 शोबों पे अगर काम किया जाए तो हम लाखों लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, और दुनिया भर में उनके, और वो ज़रूर दुनिया भर में। तो हमने एक हॉस्पिटलिटी स्कूल बनाया, हमारे एक दोस्त अमेरिका में रहते हैं मुश्ताक जावेद साहब, उनकी अहल खाना ने मिल के वो हमें सपोर्ट किया। ये किस जगह पर है? ये फिरोजपुर रोड पर, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा। तो वहाँ पर आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे 30 बच्चे 2 साल ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके हैं, और वो 30 के 30 दुबई के 5 स्टार होटल्स की तरफ से उनको ऑफर लेटर आ चुकी है। वाह वाह। तो इसको हम इंशाल्लाह इजाफा करेंगे और हर साल 100-200 बच्चा दुनिया भर में जाएगा
और पाकिस्तान का नाम किस लेवल, इंटर के बाद? ये हम इंटर के बाद लेते हैं और 2 साल की उनको ट्रेनिंग देते हैं। उसमें उनको कुलिनरी आर्ट्स की ट्रेनिंग है, होटल मैनेजमेंट की है, रिसेप्शन की है, टूरिज्म की है, एक पूरा इसका भी एक बड़ा एक निज़ाम हॉस्पिटैलिटी में जो भी कुछ आता है। ठीक है। दूसरा हमारा जो इनिशिएटिव है वो ये है कि आज दुनिया में आईटी का आप कहें कि शोर-ओ-गुल है, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट है। वो बच्चे जिन्होंने आईटी में एफए किया या बीएस किया, लेकिन उनके पास अभी वो स्किल्स नहीं है जो इंडस्ट्री के साथ रेलेवेंस रखती हों, तो उनको हम 6 महीने का एक बूट कैंप करवाते हैं। अच्छा। उस 6 महीने में वो हमारे पास रहते हैं या रोज़ाना आते हैं, और वो सुबह 5 बजे से बच्चे जो रहते हैं रात को 11 बजे तक सिवाय आईटी के और कुछ नहीं करते, या खाना खाते हैं या नमाज पढ़ते हैं, थोड़ा सा खेलते कितने से हैं। कितने बजे तक? सुबह 5 बजे उठते हैं, रात 11 बजे तक। वो भी अकामती है? अकामती। हॉस्टल। अच्छा, उसमें हमने कहा कि उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देनी है, स्किल्स भी देनी है, एथिक्स भी देनी है, वैल्यू। अच्छा, एक बदकिस्मती ये है कि हमारा जो ग्रेजुएट है वो दुनिया के मयार पे पूरा नहीं उतरता, शायद स्किल में पूरा उतरता हो, लेकिन उसके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वो अखलाकियात नहीं है, वो वर्क एथिक्स नहीं है, वो मतलब मैं ये कहने की जरूरत कर रहा हूँ कि वो वादा पूरा नहीं करता, वो अच्छा काम अच्छे अपने वक्त पे डिलीवर नहीं करता। तो हम उसको ये बताते हैं कि ये तुम अगर एक गलती करोगे तो तुम्हारी गलती से पूरा पाकिस्तान जो है उसका नाम बदनाम हो। तो ये इसकी ज़हनी तरबियत, उसकी अखलाकी तरबियत और साथ उसको बेहतरीन स्किल, और वो 6 महीने के बाद और कोई फीस 70-80 हज़ार लाख रुपया कमाता है महीने का। कोई फीस है उसमें? उसकी जनाब कोई फीस नहीं है। नहीं कुछ हम उन्हें ये कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि जब तुम लाख रुपया कमाने लग पड़ोगे ना, तो अपनी आमदनी का 5% तुमने देना है। किसी को भी दे दो, जरूरी नहीं कि हमें दो, लेकिन तुम वो किसी अदारे को दो ताकि एक और बच्चा पढ़ जाए। तुमने अपनी जिंदगी में 10 बच्चे, 20 एडमिशंस के वो कब शुरू होते हैं सेमेस्टर? एडमिशन हमारा एक तो ये 3 जुलाई से हमारा कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। ये 6 महीने के बाद फिर हम दोबारा एडवर्टाइज करेंगे। 25,000 बच्चों को हमारा 2 साल में तरबियत का प्रोग्राम है, और इन 25,000 बच्चे $1 बिलियन कमाएंगे। वाह। आप देखें ना, आजकल $1 बिलियन की तो हमें ये विद इन 6 महीने के बाद ये कमाना शुरू कर देंगे। अच्छा। तो 2 सालों में 25,000 बच्चों को हमने इंशाल्लाह तरबियत देनी। कितने अरसे में? ये 6 महीने की होगी ना, 2 साल का हमारा टारगेट। तो इसके ऊपर हमने आप जैसे $1 बिलियन आप कह रहे हैं, ये कमाएंगे ना जी, ये सर्विसेज देंगे ना, इंटरनेशनल सर्विसेज देंगे। तो इनको ट्रेन किया कोई जाएगा। साइबर सिक्योरिटी है, कोई ऐप डेवलपमेंट है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई ये फ्रीलांसिंग करेंगे, ये अमेज़न पे वर्चुअल असिस्टेंट आईटी की दुनिया में तो बेशुमार चीज़ें हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एडमिशन लिया किस तरह से जा सकता है? क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। आपके अंदर जो है ना एक पैशन होना चाहिए। बदकिस्मती से हमें, अब मैं आपको कल की मिसाल देता हूँ जी। हमने 110 बच्चों को 4,000 से ज़्यादा एप्लीकेंट, फिर 400 बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग, फिर 100 बच्चा हमने मुंतखब किया। 100 बच्चों को हमने कहा कि 2 तारीख की शाम को 4 बजे से पहले पहुंचना है, अगले दिन मंडे से आपकी तरबियत शुरू होगी जी। अब अंदाज़ा कीजिए कि उस दिन 100 में से कोई 35 बच्चे आए। यानी फिर एक तरफ हम गिला करते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और एक तरफ हमारी संजीदगी का ये आलम है कि एक आपको इतनी बड़ी सहूलत इस मुआशरे ने दी है, और मुफ्ती है। तो ये फिर मतलब ये मैं समझूंगा कि इस किस्म के प्रोग्राम के तवस्सुत से हमें ये एहसास भी बेदार करना है कि घर बैठे तो डॉलर नहीं आएंगे, कुछ मेहनत घर से निकल के तो देखो। वैसे डॉक्टर साहब, आपने 200 अरब रुपए के कर्जे हसना जो है वो तकसीम किए, कितने अरसे में किया? ये हमारा प्रोग्राम सर शुरू हुआ था 2001 में। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता 22 साल हो गए। हाँ, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं। और आपको कितना साल में डोनेशन मिल जाता है? डोनेशन तो सर वेरी करता है। हाँ। तो हमारे 2 तरह के प्रोग्राम, एक हुकूमत के साथ भी हमारा प्रोग्राम होता है। अच्छा। और एक हमारा जो अपना जो लोग हमें डोनेशन देते हैं, जी। वो दोनों पैरेलल अलग-अलग साथ चलते हैं प्रोग्राम। तो उसमें इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी का कितना हिस्सा है? ओवरसीज पाकिस्तानी का खासा हिस्सा है। मतलब उसमें अमेरिका, हमारे अदारा जो है अमेरिका में भी रजिस्टर्ड है, यूके में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, स्वीडन में भी। यानी वहाँ पर लोग कानूनी तौर पर
टैक्स एग्जम्पशन भी उनको मिलती है अगर वो डोनेट करते हैं। अच्छा, तो ये एक बड़ा मतलब हमने वहाँ ये पर कसूर के वक्त हम है, कसूर के जो 6 देहात में मियां अमर महमूद से मिलकर आपने तजुर्बा किया, वो बड़ा हैरत जी, वो अंगेज है। मैं वहाँ गया, कई दफ़ा वहाँ गया, ज़रा उसकी तफसील बताएं। उसकी गलियाँ डिफेंस की तरह साफ है उन देहात की। अच्छा, हमने जी कहा और कि जी मैंने वो आपकी बात काट रहा हूँ। हमने कोई 8 देहात वहाँ मुंतखब किए। मियां आमिर महमूद साहब दुनिया फाउंडेशन एक बहुत बड़ा इनका एक वेलफेयर का अदारा है, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई। तो हमने कहा कि इनको मॉडल विलेज बनाना है, यानी उसमें सारे बच्चे स्कूल जाते हैं उन 8 देहातों में। अच्छा, सारे बच्चों की वैक्सीनेशन है, सारे बच्चों को साफ पानी मिलता है और गलियां नालियां साफ हैं। आपको पता है देहातों में रफ़ा हाजत के लिए औरतों को घर से बाहर जाना पड़ता है। हर घर में टॉयलेट है, हर घर में सोलर की सहूलत है, हर घर में कर्ज़े हैं। और उनकी जो ज़राअत की आप देखें कि जब हम गए वहाँ पर वो 18-19 मन फी एकड़ गंदम की पैदावार थी, आज 45 मन है, डबल हो गई, डबल से भी ज़्यादा। और उनके अखराजात भी कम हो गए क्योंकि टाइमली इनपुट्स उनको मिल गई, कर्जा मिल गया, उनकी बारगेनिंग पोजीशन बढ़ गई। अच्छा, और गैर सूदी कर्जा है ना, 8 तो गैर सूदी कर्जा नहीं होता। ये मॉडल, ये हमारा मॉडल कोई 6-7 साल है। स्कूल बनाया वहाँ पर फिर दुनिया फाउंडेशन अच्छा की तरफ से स्कूल बना जिसमें 1200 बच्चे पढ़ते हैं। और अच्छा, फिर वहीं पर एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बनाया कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं है वो को फन सीख लें, टेक्निकल फन सीख लें। और बच्चियाँ भी हैं, बच्चियाँ। और एक यूनिट है। अब इस 8 देहात को यूनिट को रेप्लिकेट करने के लिए हमने बनाया कि कोई और शख्स उसको उठा ले, हुकूमत उठा ले, कोई जिला उठा ले, कोई और एक पायलट प्रोजेक्ट आपने कर लिया। अब और ऐसा ही प्रोजेक्ट अब हम एक शहर में कर रहे हैं। एक मुस्तफ़ाबाद नामी शहर है हमारी यूनिवर्सिटी के साथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपने सुना होगा कि ये 17 गोल्स हैं जिनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि हम सिग्नेटरी हैं। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास। अब अगला प्रोग्राम डॉक्टर साहब की यूनिवर्सिटी में करेंगे इंशाल्लाह। तफसील से आप बच्चों के साथ मिलेंगे तो आपको बेपनाह खुशी हो। वी आर श्योर। और आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि हमारे जो अवाम है उस तरह से संजीदा नहीं है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अगर हैं, फ्री तालीम की इन्होंने बात की, लेकिन जब उन्होंने ये जिक्र किया कि कोई संजीदा नहीं है, जब एप्लीकेंट्स की बात की 4000 से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई, और जब बच्चों की तादाद की बात की, तो हमारी नेशन को जो है वो सीरियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खासतौर पे नौजवानों को, स्टूडेंट्स। बिल्कुल यूथ ही हमारा मुस्तकबिल है। जब हम मुस्तकबिल की बात करते हैं, और प्रोग्राम का वक्त भी इसके साथ ही खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू हारून साहब। कपड़े देना ना भूलिएगा। जी ज़रूर।